गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम ई 303 हीट ट्रांसफ़र जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम 6.6 टॉपिक हीट ट्रांसफ़र थ्रू द फिन्स के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि न्यूटन रैकमन रिलेशन क्या है, Q बराबर HAT माइनस TA। और हम कह सकते हैं कि जो कन्वेक्टिव जो हीट फ्लो रेट होती है उसका फार्मूला क्या है, Q बराबर HAT माइनस TA। उसमें H क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, ए क्या है, सरफेस एरिया है, और टी माइनस टी ए क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है उस सरफेस का विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, और क्यू क्या है, कन्वेक्टिव हीट फ्लो रेट है। तो अब कन्वेक्टिव हीट फ्लो रेट हमको बढ़ानी है तो हम या तो एच को बढ़ाएं या ए को बढ़ाएं या टी माइनस टी ए को बढ़ाएं। तो जनरली एच जो होता है वो सरफेस का जो है कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टी माइनस टी ए वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, हीट फ्लो रेट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोट्रूजन पार्ट क्या कर देते हैं उसके ऊपर फिट कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट उसके ऊपर फिट कर देते हैं उसके डिज़ाइन के अंदर, और उस एक्स्ट्रा पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, फिन्स कहते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग इज़ फ्रिक्वेंटली इंक्रीज बाय द अटैचमेंट ऑफ द प्रोट्रूजन टू द सरफेस एंड द अरेंजमेंट प्रोवाइड्स अ मीन बाय विच heat transfer rate can be improved and the protrusion are called fins or spins। तो सरफेस एरिया बढ़ा करके हमने हीट फ्लो रेट क्या कर दी, बढ़ा दी। सरफेस एरिया बढ़ा करके हमने हीट फ्लो रेट क्या कर दी, हमने बढ़ा दी। तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो हीट कन्वेक्टिव हीट फ्लो रेट भी क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। तो इस तरह से हमने किसी भी सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट जिसको कि हम प्रोट्रूजन बोल रहे हैं लगा करके हमने क्या कर दिया, हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा लिया। तो उस एक्स्ट्रा पार्ट और जो प्रोट्रूजन है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। तो जैसे कि काफ़ी टाइप की होती है, जैसे कि हमने बताया ये डायग्राम के अंदर, ए के अंदर एक रेक्टेंगल फिन बनाया, एक सरफेस है जो कि वर्टिकल है, उससे एक हॉरिजॉन्टल हमने फिन लगाई गई है जो कि रेक्टेंगल शेप की है। इसी तरह से अगर कोई मान लीजिए हमारे पास में कोई सिलेंडर था तो उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक या मान लीजिए कोई हमारा डिस्क है, उस डिस्क से हमने क्या कर दिया, एक सिलेंड्रिकल हमने क्या कर दी, फिन्स लगा दी। तो काफ़ी टाइप्स की फिन्स होती हैं, रेक्टेंगल फिन्स, सिलेंड्रिकल फिन्स है, ट्रायंगुलर फिन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स होती हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टडी फ्लो ऑफ हीट अलोंग ए रॉड कैलकुलेट करते हैं। स्टडी फ्लो ऑफ हीट अलोंग ए रॉड मीन्स कोई हमारे पास में सरफेस है, उस सरफेस से फिन जुड़ी हुई है, तो उस फिन से लगाने से उससे कितना हीट फ्लो रेट होगा उसको हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि एक वर्टिकल सरफेस है, उससे हमने क्या निकाल दी है, एक रेक्टेंगल फिन क्या कर दी हमने, उससे एक अटैच कर दी है, उसके अंदर फिट है उसके डिज़ाइन के अंदर। उसकी लेंथ क्या है, फिन की लेंथ L दे रखी है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो B इंटू डेल्टा है। तो इसकी जो पैरामीटर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, B प्लस डेल्टा मल्टीप्लिकेशन 2। तो अपन कह सकते हैं 2 मल्टीप्लिकेशन B प्लस डेल्टा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगी, इसकी पैरामीटर हो जाएगी। तो हमने जस्ट सिंपल क्या कर दिया है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर पर हमने क्या लगा दिए हैं, एक रेक्टेंगुलर फिन फिट कर दिए है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया B इंटू डेल्टा है। तो हम इससे एनालिसिस जब हम करना चाह रहे हैं, हीट फ्लो रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको काफ़ी सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो हमने लिखा है द एनालिसिस ऑफ द हीट फ्लो फ्रॉम द फिन्ड सरफेस इज मेड विद द फॉलोइंग अजम्पशंस। तो हमको ये मान्यता लेनी पड़ेगी, कौन कौन सी। पहला, द थिकनेस ऑफ द फिन इज स्मॉल कंपेयर टू द लेंथ एंड द विड्थ। तो जो इसकी फिन की जो थिकनेस है डेल्टा है वो लेंथ L और जो इसकी विड्थ B है उसकी कंपेरेटिवली में क्या है, कम है, काफ़ी कम है। सेकेंड, हीट रेटेड जो है ओनली वन डायमेंशन के अंदर है, सिर्फ इसी डायरेक्शन के अंदर अलोंग द लेंथ हीट डिसिपेशन की हम बात करेंगे, वाई और जेड डायरेक्शन के अंदर हम बात नहीं करेंगे। थर्ड, जो फिन का मटेरियल वो क्या है, होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक मटेरियल है। और इसके बाद में जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है के ऑफ द फिन मटेरियल इसका है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H ओवर द एंटायर फिन सरफेस। जो कंप्लीट सरफेस है वहाँ पर जो H है वो क्या, कांस्टेंट है।
नेक्स्ट, नो हीट जनरेशन विद इन द फिन इटसेल्फ, ओके, फिन के अंदर कोई भी हीट जनरेशन नहीं है। तो ये सारे के सारे अजम्पशंस हमने क्या किए हैं, अज्यूम करे हैं, माने हैं, इसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अजम्पशंस है, जॉइंट बिटवीन द फिन एंड द हीटेड वॉल ऑफर नो बॉन्ड रेजिस्टेंस, टेम्परेचर एट द रूट और बेस ऑफ द फिन इज़ यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द वॉल। तो फिन जो है वो उस वॉल से अटैच्ड है, रेक्टेंगुलर वॉल से अटैच्ड है, तो उसका जो फिन का जो बेस का टेम्परेचर है और वो जो वॉल का सरफेस का टेम्परेचर वो क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है, वो क्या इक्वल है। नेक्स्ट हमने मांगा नेग्लिजिबल रेडिएशन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, और इस फिन से क्या हो रहा है, रेडिएशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है सराउंडिंग के अंदर। तो ये सारे अजम्पशन हमने मान लिए, इसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे अब इसके डेरिवेशन के अंदर, कन्वेक्टिव हीट फ्लो रेट के अंदर। तो हमने क्या बताया कि देखिए ग्राफ आता है जिसमें वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, लेंथ लिया है। तो जैसे, और जो बेस जो है जहाँ फिन जुड़ी हुई है वॉल से, उसका टेम्परेचर कितना है, T0 है। तो बेस का कह लीजिए, रूट का कह लीजिए, वॉल का टेम्परेचर कितना T0। जैसे जैसे फिन की लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, और लास्ट के अंदर जा करके उसका टेम्परेचर जो टिप पर है, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर है, वो कितना हो जाता है, TA हो जाता है। तो ग्राफ में हमने बताया है T0 से TA तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। तो टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ कहाँ से कहाँ हुआ, T0 माइनस TA। इसी को हमने क्या देखिए एक दूसरा डायग्राम बनाया है जिसमें कि हमने बताया है कि जो फिन है जो वॉल से जुड़ी हुई है उसका बेस टेम्परेचर T0 है और एनवायरनमेंट टेम्परेचर TA है। तो हमने कोई पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पर जो फिन जो है उसके बेस से, रूट से, जो वॉल का जो है जहाँ पे फिन जुड़ी हुई है उसके रूट से हमने एक्स डिस्टेंस पर क्या निकाल ली, कोई फिन की थिकनेस ले ली। हमने क्या ले ली, फिन की कोई थिकनेस ले ली डेल्टा एक्स की। तो ये जो अपने लेंथ ली है फिन की, इसमें एक सेक्शन से जो हीट एंटर हो रही है दैट इज़ द QX, और जो डेल एक्स डिस्टेंस पर जो सेक्शन है उससे हीट जो निकल रही है वो कितनी है, QX प्लस डेल एक्स। तो जो हमने लेंथ ली है, हमने डेल एक्स लेंथ की क्या ली, फिन ले ली है, उसमें एक सेक्शन से तो QX एंटर कर रही है और दूसरे सेक्शन से QX प्लस DX हीट क्या निकल रही है, और जो इस सरफेस है उससे कन्वेक्टिव हीट फ्लो और निकल रही है, वो दैट इज़ द Q कन्वेक्टिव, कितना H, अपन ने फार्मूला पता ही है Q कन्वेक्टिव का, HA T माइनस TA। तो H हो गया, A क्या सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा, पैरामीटर इंटू डेल एक्स, तो P इंटू डेल एक्स। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T इसका अगर हम मान लेते हैं तो T, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है TA, तो कितना हो जाएगा, T माइनस TA। ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव हीट फ्लो रेट हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि हीट कंडक्टेड इन द एलिमेंट एंड द प्लेन एक्स, जो एक्स डिस्टेंस पर जो प्लेन है उससे कितनी हीट कंडक्टेड हो रही है, हमको लिख सकते हैं QX बराबर माइनस का K DT/dx। फोरियर इक्वेशन से तो हम लिख सकते हैं माइनस का K AC DT/dx x एट द डिस्टेंस x। इसके बाद में हम लिखते हैं कि हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट एट प्लेन x प्लस डेल एक्स। तो QX पे तो हमने लिख दिया, हम लिखेंगे x प्लस डेल एक्स डिस्टेंस पर कितनी हीट निकल रही है, तो हम लिख सकते हैं QX प्लस DX बराबर माइनस का K AC DT/dx, कहाँ पर, x प्लस DX डिस्टेंस पर। तो कितना आ जाएगा, K AC D/dx बाहर ले लिया, और टेम्परेचर हम यहाँ पर हम x प्लस DX डिस्टेंस में जो टेम्परेचर उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। टेम्परेचर कितना होगा, T प्लस DT/dx इंटू डेल एक्स। पर यूनिट लेंथ के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस अगर dx है तो डेल एक्स डिस्टेंस में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, DT/dx इंटू डेल एक्स। तो x प्लस DX डिस्टेंस पर जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, T प्लस DT/dx इंटू डेल एक्स। अब DT/dx की वैल्यू जो भी आती है वो हम इसके अंदर क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, Q हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट एट प्लेन x प्लस डेल एक्स, दैट इज़ द QX प्लस DX हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड हम बताते हैं कि हीट कन्वेक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट बिटवीन द प्लेन x और x प्लस DX। तो जो प्लेन x है और x प्लस DX है, इस प्लेन के बीच में कितनी हीट कन्वेक्टेड हुई है, कन्वेक्शन के थ्रू कितनी हीट निकली है, वो कितना हो जाएगा, Q कन्वेक्शन बराबर HA T माइनस TA। तो H और A कितना हो जाएगा, P इंटू डेल एक्स, इस पर्टिकुलर डेल एक्स के लिए पैरामीटर इसकी P और लेंथ इसकी डेल एक्स, तो P डेल एक्स, और ब्रैकेट कितना जाएगा, T माइनस TA। तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते हैं कि एक्स प्लेन पर जो हीट एंटर हुई है वो क्या हो जाएगी, कन्वेक्शन के थ्रू निकलने वाली हीट प्लस QX प्लस DX के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं QX बराबर QX प्लस DL एक्स प्लस Q कन्वेक्शन। तो QX की वैल्यू पुट कर दी, QX प्लस डेल एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और Q कन्वेक्शन की वैल्यू पुट कर दी, जैसे कि हमने उपरोक्त से कैलकुलेट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस एच बी डिवाइडेड बाई के ए सी टी माइनस टी ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि के ए सी डी टी बाई डी एक्स तो ये तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया और फाइनल इक्वेशन हमारे पास में आ गई कितनी, डी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी बाई के ए सी ब्रैकेट टी माइनस टी ए इक्वल टू जीरो। तो हम इसमें एक मान लेते हैं कि टी माइनस टी ए, टी क्या है, एक्स डिस्टेंस पर टेम्परेचर है, तो हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टी इज द फंक्शन ऑफ द एक्स, टी एक्स माइनस टी ए, ये बराबर कितना हो गया, थीटा एक्स, इसको हम मान लेते हैं। तो थीटा एक्स बराबर हमने मान लिया टी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस का टी ए, तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये हमारे पास में आ गया। अगर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो डी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देते हैं, डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं माइनस एच बाई के सी, और टी माइनस टी की वैल्यू कितनी है, थीटा, तो ये क्या हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी बाई के सी थीटा बराबर जीरो। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई, हम इसको क्या करते हैं, एच बी बाई के सी को क्या मान लेते हैं, एम स्क्वायर, तो एम बराबर कितना हो जाएगा, अंडर ऑफ एच पी बाई के सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। तो हमने एम बराबर क्या मान लिया, अंडर ऑफ एच पी बाई के सी। तो हमारे पास में क्या हो गई, ये सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए, जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसके थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं थीटा बराबर होता है c1 ई की पावर एम एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस एम एक्स। ये हम मैथ्स में गणित में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर भी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा बराबर जीरो का जो सॉल्यूशन है, थीटा बराबर कितना आ गया, c1 ई की पावर एम एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस एम एक्स। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस के लिए हम डिफरेंट बाउंड्री इक्वेशंस लगाएंगे और C1 और C2 की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। तो हम सबसे पहला केस ले लेते हैं, हीट डिसिपेशन फ्रॉम एन इनफाइनाइट लॉन्ग फेन। हम एक ऐसा केस ले रहे हैं फिन का, जिसमें फिन की लेंथ या बहुत ज़्यादा है, जिसको हम इनफाइनाइट भी मान सकते हैं। उस केस के अंदर हीट डिसिपेशन कितना होगा उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। मीन्स हम एल क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ है, एल इज़ इनफाइनाइट। तो हम ये मान लेते हैं बाउंड्री कंडीशन उस केस में क्या होगी कि एट एक्स बराबर जीरो, जब एक्स बराबर जीरो है उस वक्त टेम्परेचर कितना है, टी ओ। हमने माना है कि जो रूट पर टेम्परेचर है, बेस पर टेम्परेचर है, वो वॉल्व का कितना है, टी जीरो है। तो एक्स बराबर जीरो पर टी बराबर जीरो, और जो अभी हमने लिखा था टी माइनस टी ए, वो क्या हो जाएगा, टी माइनस टी ए वो कितना हो जाएगा, टी जीरो माइनस टी ए, क्योंकि टी क्या एक्स डिस्टेंस पर है, तो एक्स डिस्टेंस पर टी कितना है, टी जीरो। तो टी माइनस टी बराबर कितना हो गया, टी जीरो माइनस टी ए। तो यहाँ से हम टी माइनस टी ए को तो लिख दिया थीटा, और टी जीरो माइनस टी ए को लिख देंगे कितना, थीटा जीरो। तो जब इस बाउंड्री इक्वेशन को हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में आ जाएगा, हम एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो ये C1 प्लस C2 हो जाएगा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई C1 प्लस C2 बराबर थीटा नॉट। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा हम क्या लगेंगे, एक्स बराबर इन्फाइनाइट पर, क्योंकि लेंथ हमने इन्फाइनाइट मानी है फिर के, तो एक्स बराबर इन्फाइनाइट लेंथ पर टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। उस केस में टी माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की जगह टी रख देंगे, टी माइनस टी है, तो ये बराबर जीरो हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि थीटा क्या है, टी माइनस टी है। तो इसलिए क्या हो गया, एक्स बराबर इन्फाइनाइट में थीटा बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो C1 ई की पावर एम थीटा प्लस C2 ई की पावर माइनस एम थीटा, ये आ गई, वो बराबर क्या हो गया, ये जीरो हो गया थीटा की वैल्यू। तो ई की पावर माइनस एम थीटा क्या होता है, जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया। अब C1 ई की पावर एम थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास में, जीरो आ गया। अब ई की पावर एम थीटा तो जीरो हो नहीं सकता, इसलिए C1 बराबर क्या है, जीरो है। तो अगर C1 बराबर जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा नॉट हो जाएगी। तो C1 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई, इन दोनों कॉन्स्टेंट की वैल्यू को हम थीटा इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, थीटा बराबर आ जाएगी थीटा नॉट ई की पावर माइनस एम एक्स। तो हमारे पास में थीटा बराबर आ गया कितना, थीटा नॉट ई की पावर माइनस एम एक्स। तो थीटा क्या है हमारे पास में, हमने अज्यूम कर रखा टी माइनस का टी ए, और इक्वल टू थीटा जीरो बराबर कितना है, टी जीरो माइनस का टी ए। एक्स बराबर जीरो पर जो है टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज थीटा जीरो, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज टी माइनस टी, वो क्या है, थीटा है। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी है, टी माइनस टी ए, और थीटा जीरो की वैल्यू कितनी है, टी जीरो माइनस टी ए, और ई की पावर माइनस एम एक्स। तो हमारे पास में क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये क्या आई है हमारे पास में, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन आ गई कि टी माइनस टी ए बराबर टी जीरो माइनस टी ए ई की पावर ई माइनस एम एक्स। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टी माइनस का टी ए डिवाइडेड बाई टी जीरो माइनस का टी ए,
हमारे पास में इक्वेशन आ गई। इसका अगर हम ग्राफ खींचें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास में ग्राफ क्या आ जाएगा, डिफरेंट एम के लिए एक्सपोनेंशियली हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। तो टी माइनस का टी ए डिवाइडेड बाई टी जीरो माइनस का टी ए का हमने क्या किया, एक्स के साथ में ग्राफ प्लॉट किया, तो ये जस्ट लाइक दिस ग्राफ आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, फोरियर इक्वेशन। हम क्या करते हैं, फोरियर इक्वेशन से हीट फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू फिन जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का के ए सी डी टी बाई डी एक्स, एक्स बराबर जीरो, ये हमारे में फोरियर इक्वेशन है ही। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्वेशन आई है वहाँ से हम डी टी बाई डी एक्स निकाल करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास में टी बराबर कितना आ गया, यहाँ से अगर देखें हम नीचे नीचे जो इक्वेशन है, टी बराबर कितना आ जाएगा, टी ए प्लस टी जीरो माइनस टी ए ई की पावर माइनस एम एक्स। तो ये हमारे पास टी की इक्वेशन आई है, तो यहाँ से हम डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का एम टी जीरो माइनस का टी ए ई की पावर माइनस एम एक्स। हमने क्या किया, ई की पावर माइनस एम एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एम एक्स एज इट इज़, और माइनस एम एक्स का वापस माइनस एम आ जाएगा। तो हमने डी टी बाई डी एक्स निकाल लिया यहाँ से। अब इसको हम एक्स बराबर जीरो पर वैल्यू इसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक्स बराबर जीरो पुट कर दिया। तो एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस एम एक्स में जब पुट होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डी टी बाई डी एक्स एट एक्स बराबर जीरो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम टी जीरो माइनस टी ए। अब हमारे पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स बराबर जीरो पर। अब हम इसको फोरियर इक्वेशन पुट कर देंगे, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का के ए सी मल्टीप्लिकेशन माइनस एम टी जीरो माइनस का टी ए। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के ए सी एम टी जीरो माइनस टी ए। एम की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी कितनी, अंडर ऑफ एच पी के ए सी, जैसे कि हमने पूर्व में कैलकुलेट कर रखा है, और टी जीरो माइनस टी ए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो के ए सी से के ए सी कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन क्यू बराबर अंडर ऑफ एच पी के ए सी टी जीरो माइनस टी ए। तो हमारे पास में क्यू कितना आ गया, अंडर ऑफ एच पी के ए सी टी जीरो माइनस टी ए। तो हमारे पास में अगर कोई हमारे पास में इनफाइनाइट फिन वाला एग्जांपल है, किसी सरफेस में इनफाइनाइट लेंथ वाली हमारे पास फिन लगी हुई है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली उसकी थिकनेस से, तो उसमें जो हीट फ्लो रेट होगी वो क्यू बराबर कितनी होगी, अंडर ऑफ एच पी के ए सी टी जीरो माइनस टी ए। फिर एच इज़ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, पी इज़ द पेरीमीटर ऑफ फिन, के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिन, और ए सी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिन, टी जीरो क्या है, उसका बेस टेम्परेचर रूट टेम्परेचर ऑफ द फिन, और टी ए क्या है, एनवायरमेंट टेम्परेचर, और क्यू क्या है, कन्वेक्टिव हीट फ्लो रेट। और इस केस के लिए जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या आ गया, टी माइनस का टी ए बराबर टी जीरो माइनस टी ए ई की पावर माइनस एम एक्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और हीट फ्लो रेट क्या कैलकुलेट कर ली। अगर हम इससे एनालिसिस करें तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हमारे पास में क्या आई है, टी माइनस का टी ए इक्वल टू टी जीरो माइनस टी ए ई की पावर माइनस एम एक्स। तो सजेस्ट दैट, ये इक्वेशन सजेस्ट क्या करती है, द टेम्परेचर ड्रॉप टुवर्ड्स द टिप ऑफ द फिन, hence area near the fin tip is not utilized to the extent as lateral area near the base। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो फिन का जो टेम्परेचर है वो लेंथ के साथ साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे कि हमने ग्राफ के अंदर देखा था, जैसे जैसे एक्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जब इनफाइनाइट लॉन्ग फिन हो जाएगी तो जो उसका टिप होगा वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो वहाँ पर ज़्यादा विड्थ या क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो फिन होती है वो बेस पर, रूट पर, जहाँ वॉल पर लगी होती है वहाँ तो क्या होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, और जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी थिकनेस बिल्कुल क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसलिए ऑब्वियसली एन इंक्रीज इन द फिन लेंथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेंथ और पॉइंट डज नॉट पे मच रिगार्डिंग एन इंक्रीज इन द हीट डिसिपेशन। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि जैसे जैसे हीट फिन की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे हीट टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है, कम होता जाता है, तो ज़्यादा एरिया देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जनरली फिन जो होती है टेपर्ड फिन जनरली यूज़ की जाती है। इसलिए लिखा है अ टेपर्ड फिन इज़ देन कंसिडर्ड टू बी अ बेटर डिज़ाइन एज इट हैज़ मोर लेटर एरिया नियर द बेस वेयर द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज हाई। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली टेपर फिन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि जो टेपर फिन होगी वो बेस पर तो क्या होगी, बड़ी होगी, चौड़ी होगी, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी उसकी फिन की जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा है, बेस पर ज़्यादा है, तो वहीं पर एरिया ज़्यादा रखा गया है, और टिप पर एरिया क्या है, टेम्परेचर क्या कम है, इसलिए वहाँ पर एरिया क्या रखा गया, कम रखा गया। इसलिए हमारा मटेरियल भी क्या हो गया, सेव हो गया, कॉस्ट हमारी बच गई, जिससे कि क्या, और हीट ट्रांसफर रेट भी क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। तो ये डिफरेंट एनालिसिस है जो कि हम इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से बता सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो है फिन आज समझ में आई होगी कि फ़िन क्या होती है, फ़िन का रोल क्या है,
और इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए क्या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन है, क्या हीट फ्लो रेट इक्वेशन है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम अनदर एग्जांपल फिन के क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।